नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी की चुनावी जंग में मैदान के बाहर खड़ी दिख रही मायावती लखनऊ रैली के बाद अचानक फाइट में नजर आने लगी हैं। मायावती से जुड़ी सियासी खबरें सुर्खियां बना रही हैं। 16 अक्टूबर को बसपा की एक बैठक होनी है, जिसे लेकर जबरदस्त हलचल है, जबरदस्त चर्चा है। करीब 225 सीट पर फोकस करते हुए उम्मीदवारों के चुनाव, जातीय समीकरण और सीट वार रणनीति पर मायावती ने काम शुरू कर दिया है। ऐसा बसपा की राजनीति से जुड़े और बसपा की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती 20 साल बाद फिर अपने 2007 वाले जादू से कितना दूर हैं, कितना पास हैं। यानी कोशिशें तो अपनी जगह, लेकिन ये कोशिशें नतीजों में कितना तब्दील होंगी, इसका आकलन इस स्टेज पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या उनकी सक्रियता समाजवादी पार्टी, बीजेपी या फिर दोनों के लिए चिंता का सबब है? मायावती और बहुजन समाज पार्टी के इसी मिशन 2027 के हर पहलू की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज जी, क्या लखनऊ रैली यूपी की सियासत ने मायावती की मजबूत वापसी का संकेत है? देखिए, कहावत तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बहन कुमारी मायावती की माया है। कहीं धूप कहीं छाया है। जो भीड़ आई है, वो जो अंबेडकर पार्क मैंने उड़ीसा में देखा है, मध्य प्रदेश देखे हैं, राजस्थान देखा है, आ, और भी कई जगहों पे चुनाव कवर करने जब गया उस सिलसिले में, तो कई जगह मायावती की भीड़ देखी। और दूसरे सूबों में भी मायावती की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भीड़ मतलब मजे की होती है। बहुत मुश्किल है इतनी भीड़ इकट्ठा करना आज के समय में किसी बड़े नेता को। लेकिन मायावती का अंबेडकर पार्क और लखनऊ, मतलब ये तो कमाल कर गया उस दिन मीटिंग में। और इतने दिनों बाद भी जब स्पार्क नहीं बचता है, दिवाली का मौसम लगभग आसपास है, लोग कहते हैं सीला हुआ पटाखा, लेकिन उसने सीला हुआ पटाखा साबित नहीं हुआ, बल्कि वो 101 शॉट्स वाला रॉकेट साबित हो गया। ढा 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 करके मतलब छूटता ही चला जा रहा था। तो उस उन शॉट्स को देख के विपक्षी दल जो है उनके मन में कहीं ना कहीं कुलबुलाहट तो महसूस हो रही है। ये कुलबुलाहट एक मुश्त वोट जो खुद चांदी की तश्तरी में सजा कर मायावती पिछले 20 साल से दूसरी पार्टियों को बांट रही थी, वो लोगों को लगने लगा है कि ऐसा तो नहीं कि दलित का एक वर्ग, पिछड़ों का एक वर्ग, महादलित महापिछड़ों का एक वर्ग कहीं मायावती की तरफ मेड़ तोड़ के जाने न लगे, क्योंकि अब सबको अपनी मेड़बंदी नजर आने लगी है। तो ये मेड़बंदी टूटना, ये मेड़ टूटना, यानी आप यूं मान के चलिए कि इसको राजस्व की भाषा में ये कहेंगे कि मायावती एक बार फिर लेखपाल बन के पैमाइश करने चली गई और ये बताने लगी है जाके कि हमारी जमीन इतनी है और इसमें जितने भी लोग हैं वो हमारे हैं। तो कम से कम इस रैली के जरिए विपक्षियों में एक कुलबुलाहट हुई है, और जो भीड़ आई है उसने जताया है कि स्टिल मायावती पर उनका भरोसा है, विश्वास है, एतबार है। और इसी भरोसे, इसी एतबार, इसी विश्वास पर वो इस रैली में आया। तो आपने जैसा कहा, मायावती पिछले 20 साल से वोट जो है वो दूसरी पार्टियों को बांट रही थी, परिस्थितियां दूसरी पार्टियों को बांट रही थी। तो आपने तो लगातार देखा है किसको कितना मिला जो मायावती ने बांटा। तो अब ये चिंता का विषय किसके लिए है अगर मायावती की सक्रिय वापसी हो रही है? समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन के लिए या बीजेपी के लिए? देखिए, बहुत लाग लपेट की जरूरत नहीं है। मायावती का साइडलाइन होना ये अंदर खाने में सिर्फ बीजेपी का किया धरा है। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको किनारे बैठने की ताकीद की है। उनको किनारे बैठने का एक अंदरूनी हुक्म सुनाया है, फरमान जारी किया है। तो मायावती धीमे धीमे साइडलाइन खुद होती चली गई, खुद हो रही है। ये वो मायावती है जिन्होंने काशीराम के दलित आंदोलन को, जो पंजाब से शुरू हुआ था, उस
एक सौम्य और सभ्य आंदोलन में एग्रेशन डाला। और एग्रेशन डालकर मायावती वो महिला बन के निकली, वो पॉलिटिशियन बन के निकली जिन्होंने इन दलितों को ये बताना शुरू किया कि जितना ये राजनीतिक दलों का जो तंबू है, ये बंबू पे नहीं, बंबू पे लगी रस्सी पे नहीं, रस्सी जिस खूंटे में बंधी है वहां से ये सब कुछ है और खूंटा तुम हो। और वो जो वोटर था मायावती का, वो वोटर खूंटा होकर भी अपनी शान समझने लगा मायावती को। यही वजह है कि मायावती का कोई भी एक्शन, मायावती का कोई भी पैतरा, मायावती की कोई भी कार्रवाई उनके लिए एक प्राउड फीलिंग होती है कि हाँ हमारी बहन जी है। तभी तो कहता हूं, आप कभी नीरज जी आप आइए, ये जितना अंबेडकर पार्क और काशीराम पार्क और जितना सब हाथी देखते हैं आप, जिन पे बड़ी बातें आई कि इतने 1,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 65 लाख का एक हाथी है, दुनियादारी, कभी वहां अंबेडकर जयंती पर आकर देखिए, दलित जैसे ही उस पार्क में घुसता है सबसे पहले उस पार्क की सीढ़ियों पर दंडवत होता है, अंदर जा जाकर जगह जगह पे चूमता है उस जमीन को, क्योंकि कहीं और नहीं है। और उनको लगता है कि बहन जी ने उनके लिए ये मंदिर बनवाया हुआ है, शायद जहां बरसों से, आदि काल से उनके आने पर मनाही थी। तो उस मायावती का वो भरोसा इस वोट पर सिर्फ मायावती कायम कर सकती। कहते नहीं है कि गब्बर के ताप से तुमको सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो वो हालत है मायावती की। और इसको देखते हुए मैं फिर अपनी बात पर आता हूं कि ये नुकसान किसी कांग्रेस, किसी समाजवादी पार्टी को ज्यादा दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी का अगर उदय फिर हो गया इन चुनावों में, जैसा कि बानगी ट्रेलर दिखाई दिया है या अभी टीजर कह देते हैं जो दिखाई दिया है, उसको देखते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़े इन वोटर्स में हार करने की स्थिति में तो जरूर आ गई है मायावती की जानिब से। नहीं, बिल्कुल। मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला था, एक किस्सा याद आ गया। 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, मैं आपसे मुलाकात करते हुए सीतापुर गया था एक स्टोरी करने के लिए। बेहद पिछड़ा हुआ गांव था, दलित बहुल गांव था, नदी के उस पार, जो जहां पर रैली करने के लिए भी लोग नहीं जा रहे थे उनके प्रत्याशी। तो मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं, वोट किसे देंगे। इससे पहले मैंने ये पूछा कि आप जानते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं। तो उन्होंने कहा जानता हूं। मैंने कहा कौन? तो बोले कि कमल का फूल है, साइकिल है, हाथी है और बहन जी हैं। तो मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग था। बाकियों के उसको सिंबल याद है, बसपा का भी सिंबल याद है, लेकिन प्लस में बहन जी भी याद है। तो वो जो बात आपने कही, तो वो रिकॉल वैल्यू जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और शायद इसका मुजाहरा लखनऊ रैली में हमें देखने को मिला। तो मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ यह है कि वो जो बसपा से छिटका एक हद तक जाटव और एक बड़ी हद तक गैर जाटव वोट था, खास तौर पर 2024 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में, उसके वापिस आने की राह खुलती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, जाटव जो सबसे ज्यादा है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद 15-16% के आसपास है, हो सकता है मेरा फिगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, एकदम जहन से उतर गया है, लेकिन है लगभग इतना ही। और इसके अलावा वाल्मीकि, कोरी, कुशवाहा में मौर्य, सैनी, शाक्य, ये जितने हैं, ये पासी, ये बहुत बड़े तबके का एक वोटर है जो मायावती के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अलावा कुर्मी का एक हिस्सा मायावती के साथ आके जरूर मुड़ता है। ये कुछ चीजें, कुछ जातियां ऐसी हैं जो मायावती के साथ लगभग इंटैक्ट करके रहती थी। और इसमें मायावती ने वो ब्राह्मणों को सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जोड़ा। जब वो ब्राह्मण शंख बजा रहा था और हाथी बढ़ता जा रहा था, तो उसमें इंजीनियरिंग जोड़ा। फिर वो फार्मूला लाई मीम और भीम का। मीम और भीम यानी मतलब दलित और मुसलमान, इनको लेके जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो फ्लॉप हुई। अब मैं आता हूं, आप जो सीतापुर गए या उसके बाद वाली घटना को लेके, मैं एक आपको बहुत शानदार चीज बता सकता हूं कि भाजपा का ये दाव हो सकता है बड़ा, भाजपा के लिए मायावती का आना एक बड़ा पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन एक चीज हो गई है, बहुत सारे अगड़े वोटर जिनकी
इस सरकार में अगड़े होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। मसलन ब्राह्मण, मसलन कुछ चुनिंदा ठाकुर, मसलन बनिया तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कुछ उनके पास एक ऑप्शन खुला हुआ है। अगर मायावती पर उन्होंने भरोसा किया, क्योंकि मायावती का वो शासन मैंने पूरा देखा हुआ है, जब वो ब्राह्मणों के साथ उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की है, तो बड़े बड़े पदों पर उन्होंने ब्राह्मणों को बैठा दिया। तो अगर अखिलेश यादव के पीडीए की तरह, वो जो बसपा जिस चीज के लिए टिकट बांधने के लिए बदनाम है कि जाइए बसपा के काउंटर में पर्ची जमा करिए और वहां से टिकट ले लीजिए ना, अगर मायावती ने बाकायदा तौर पर समीकरण, जातीय हिसाब किताब और सीट के डेमोग्राफी को देखते हुए अगर टिकट बांट दिए, तो आप समझ लीजिए विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ा खतरा आने जा रहा है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी को दिखेगा कि उनका प्रत्याशी तो यहां पे हार ही रहा है, यहां पे जीतना मुश्किल ही है, मान लीजिए कुछ सीटें ऐसी होंगी जिस पर विपक्ष पक्का होगा ना, उन सीटों पर वो मायावती का सबसे मजबूत प्रत्याशी खड़ा करेंगे, ताकि वोट जो कटे वो विपक्ष का कटे, और कटे तो या तो मायावती का जीते और ना जीते तो कम से कम उनका जीत जाए। ये तितरफा चाल चलने की एक व्यवस्था तो सामने आ गई है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मायावती के आने से, और मायावती अगर इस टीजर के बाद, ट्रेलर के बाद, पूरी फिल्म जिस दिन 2027 में लगेगी और वो अपनी सीटों पर जब टिकट बांट रही होगी, फिर बहुत सारे वोटरों के पास एक नया ऑप्शन आएगा। क्योंकि हम सब भूल चुके थे, इसी तरीके से वोटर भी भूल चुका था कि मायावती नाम की भी कोई पार्टी है, मायावती नाम का भी कोई नेता है। तो वो वोटर जिनकी सिंपैथी मायावती से है, वो आज भी हाथी भले जानती हो लेकिन मायावती को जरूर जानती है। नहीं तो ये 2027 की जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, लखनऊ रैली में सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मणों की जिम्मेदारी या उमा शंकर सिंह को ठाकुर वोट की जिम्मेदारी देना उस फिल्म का टीजर माना जा सकता है अभी से? देखिए, उमा शंकर सिंह इससे पहले तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि स्टेज पर तो वो किसी को तवज्जो देती नहीं थी, ये शायद पहली रैली है जिसमें उनके साथ इस प्रोमिनेंस के साथ खड़े हुए बाकी नेता भी नजर आए, और जिस तरह से उन्होंने नेताओं के नाम लिए। इकलौता विधायक है। तो बिल्कुल एक को तो खड़ा ही करना पड़ेगा, तो वो खड़ा किया गया। सतीश चंद्र मिश्रा चूंकि हमेशा से उनके ब्राह्मण फेस है, तो सतीश चंद्र मिश्रा का वहां रहना बड़ा लाजमी हो जाता है, वाजिब भी हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी नीरज जी, कि एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये नेता आज अगर यहां से हटा तो कल उसकी जगह को नहीं ले लेगा। कितनी बार पार्टी टूटी है, कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, कितने अनारक्षम कांड के बाद चले गए, कितनों के खुद मायावती ने टिकट काट दिए, 24-25 मंत्री मायावती ने खुद लोकायुक्त की जांच में हटा दिए, 80-85 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए। ये मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इसमें जो भी आएगा वो खुद अपने आप चेहरा बन जाएगा। आज नकुल दुबे कहां है, जिनको सतीश चंद्र मिश्रा लेके आए थे, जो सतीश चंद्र मिश्रा के कोर्ट में जूनियर थे, कहां है नकुल दुबे? नोबडी नोस, कांग्रेस में है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो मायावती के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी रिकॉर्डिंग सुना रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहां है? वो इस समय कांग्रेस में है। ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस में है। लेकिन इनका नाम जो बहुजन समाज पार्टी में होता था, वो होता था बाबू सिंह कुशवाहा, नेक्स्ट टू सीएम कहलाते थे। कहां है बाबू सिंह कुशवाहा? इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन वो बाबू सिंह कुशवाहा का जो कद था वो कहीं तरीके से गायब है। फिर कोई बाबू सिंह कुशवाहा बनेगा, फिर कोई और बहुत बड़े बड़े नेता बन जाएंगे, बनते हैं। आरके चौधरी, अरे मतलब किस जमाने का कितना बड़ा नेता। आरके चौधरी को मायावती ने कैरी ऑन किया, आरके चौधरी ने छोड़ दिया, लेकिन आरके चौधरी ने अपना वजूद खो दिया। सांसद विधायक होते रहे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक पार्टी ऐसी है जहां पर खुद आने से स्टार बढ़ते हैं। कुछ पार्टियों के ऐसे हैं जहां स्टार चेहरे होते हैं, लेकिन यहां पर स्टार खुद बनाए जाते।
इतना तो मानना पड़ेगा, या मैं कह सकता हूं कि मेरा अपना जो तजुर्बा है इतने समय का, उसमें एकमात्र पार्टी ये दिखाई देती है जिसमें जो आएगा मायावती जिसे चाहेंगी उसे स्टार बना देंगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी में किसी की किस्मत का नहीं पता कि कल को कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कल कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कल कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, वो कहते हैं कि कुछ पार्टियों में जाके नेता आपस में कहते हैं, अपने जूनियर्स को खास तौर पर कहते हुए मैंने सुना है कि कुछ पार्टियों में जाके सांसद बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जिसमें जाके नेता बनोगे। तो बसपा आपका कहना है कि वो नेता बनाती है, बाकी पद तो बाद की बात होते ही है। रैली के बाद जिस तरह से मायावती ने रैली में आकाश आनंद को भी एक तवज्जो दी, और साफ तौर पर मंच से, अभी तक तो पार्टी की बैठकों में सोशल मीडिया पर ऐलान हो रहे थे, अंदर बाहर हो रहे थे, लेकिन मंच से ये ऐलान कर दिया कि भैया यही है उत्तराधिकारी और अब यही है इस पार्टी की नेक्स्ट जनरेशन। तो उसके बाद हमने देखा कि अखिलेश यादव ने अचानक एक मोर्चा खोला आकाश आनंद के खिलाफ। कुल मिलाकर अखिलेश आनंद आपको बेचैन नजर आ रहे हैं, ये बेचैनी क्या कह रही है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अगर एक बार यूं ही आंख बंद करके सोचा जाए कि 2027 का चुनाव किसके बीच में, किसी लेमैन से चौक चौराहे चप्पे पनवाड़ी टपरी चाय की दुकान कहीं पूछेंगे, आदमी कहेगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, यही दो पार्टी है। कांग्रेस का तो अभी मतलब कांग्रेस को रोमिंग लगती है उत्तर प्रदेश में, और टावर सारे समाजवादी पार्टी के जहां से उनको सिग्नल मिलता है। तो दो पार्टी है। तो अचानक बहुजन समाज पार्टी, जो एक बहुत बड़ी पार्टी है, जो एक जहां की शुरुआत होती है, मायावती कहती है स्टेज मैं अपना वोट ट्रांसफर कर रही, पूरा मैसेज देती है अपने वोटर्स को कि इस पार्टी को, इस प्रत्याशी को ट्रांसफर कर दो वोट। वो मायावती अगर कम बैक करती है, उस मायावती के वापस आने से फायदा किसका नजर आ रहा है? दलित कटेगा, पिछड़ा कटेगा, किसका कटेगा? जो अखिलेश यादव की स्थिति को मजबूत कर रहा होगा। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा कष्ट अखिलेश यादव को हो सकता है, और सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा आराम, और कैलकुलेशन वाइज कागजों पर एक बेहतर फिगर रख के कौन तैयार होगा? माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आकाश आनंद पर नजर तिरछी रखना, जुबानी जंग तेज करना, हमलावर होना, यह अखिलेश के लिए बनता है। बस दिक्कत यह है कि कितने दिन आकाश आनंद मायावती के किसी हमले का शिकार ना हो जाए, मायावती के किसी जुबानी अटैक की जद में ना आ जाए, ये देखना होगा। और खास तौर पर लगभग 1.5 साल 2 साल की घटनाएं हैं, उसको देखते हुए ये खतरा आकाश आनंद के लिए बना ही रहेगा। चलिए, ये मायावती की पार्टी में ये खतरा हमेशा रहता है। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं आपको। चलिए, एक पॉन्टी चड्ढा हुआ करते थे, बिल्कुल शराब के कारोबारी थे, और उस मायावती की गवर्नमेंट में खूब फ्लोरिश हुए। मैं एक शराब के कारोबार की बात कर रहा हूं, बाकी इसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ काम थे जो बाबू सिंह कुशवाहा को करने थे। एक समय आया जब उत्तर प्रदेश का खनन का काम भी पॉन्टी चड्ढा को दिया गया। आप विश्वास मानिए कि बाबू सिंह कुशवाहा जो टेलीफोन पे ऑपरेटर हुआ करते थे किसी जमाने में, काशीराम के जमाने में मायावती ने उनको अप किया, उन बाबू सिंह कुशवाहा से आनंद कुमार यानी मायावती के जो भाई हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में हाथ जोड़कर कहा कि क्या जब वास्तव में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तभी मेरा काम करेंगे क्या? आप बाबू सिंह कुशवाहा की स्थिति समझिए तब की, कि मायावती के भाई उनसे ये बात कह रहे हैं, और बाबू सिंह कुशवाहा की स्थिति तब समझिए जब मायावती ने उनको निकाल बाहर किया पार्टी से। तो ये स्थिति किसी भी बाबू सिंह कुशवाहा के लिए आ सकती है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए आ सकती है, तो किसी आकाश आनंद के लिए भी 2 बार आते आते उल्टा पलटी तो हो ही गई है। तो किसी भी वक्त कोई भी नतीजा हो सकता है। अब यहां पे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आकाश आनंद को भगवान बचाए ना बचाए, मायावती जरूर बचाए रखे, जरूरी है। हाँ, लेकिन चलिए, आकाश आनंद के लिए मान लीजिए कि परिस्थितियां मुफीद रहती हैं, मायावती की उनके ऊपर नजर जो है वो टेढ़ी नहीं होती है, बनी रहती है, तो
हम अगर पिछले कुछ दिनों की 2022 के बाद की राजनीति पर नजर डालें तो 2022 में जाहिर तौर पर अखिलेश यादव का बढ़ा कद, 2024 में इंडिया गठबंधन का बेहद कामयाब प्रदर्शन, फिर एक हद तक चंद्रशेखर जैसे नेताओं का राजनीति में इन पिछले 2 सालों में सक्रिय होना और उभार होना, आकाश आनंद के लिए मुफीद परिस्थितियां भी अपनी पार्टी के भीतर रहती हैं, तो कुल मिलाकर उनके लिए चुनौतियां कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव ने जो कद प्राप्त किया है, भले ही उनको वरासत में चीजें मिली है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कद प्राप्त किया है और पिछले लोकसभा में जो प्रदर्शन करके दिखाया है और जिस अंदाज में वो पॉलिटिक्स करने लगे, अभी तो मतलब उनको कोई छू ही नहीं सकता। मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं कि आकाश आनंद आए। अब आकाश आनंद की समझ लिए, मैं जितना अभी तक देखा है वो फायरी है। तमाम सारे मंचों पर जिस तरीके से बोलने का जो अंदाज है वो चैलेंजिंग है, सामने वाली पार्टी को चैलेंज करके रखते हैं। लेकिन फिर बात दिक्कत आ जाती है कि बीजेपी आला कमान से कभी कोई मैसेज आ गया और पता लगा आकाश आनंद की सारी रैलियों पर रोक लग गई। वो दिक्कतें अगर आकाश आनंद को नहीं आती है तो अभी तक का जो तेवर नजर आ रहा है, तो यूं ही मायावती ने किसी अपने भतीजे को या किसी नेता को यूं ही अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है बार बार। कभी आजमगढ़ के संग्राम सिंह का नाम हुआ करता था कि भाई वो बनेंगे मायावती के उत्तराधिकारी, लेकिन बार बार आकाश का रिपीट होना, बार बार बाउंस बैक करके आना, बाउंस बैक वो अपने ही घर में हो रहा है, बाउंस बैक होके आना, ये बताता है कि अगर कोई हिंड्रेंस नहीं आया, अगर किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई, तो स्लॉग ओवर से लेके जब फील्डिंग अपने हिसाब से लगी होती है, उसमें रन बनाने की ताकत आकाश आनंद के अंदर है। और कम से कम यंग वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व तो है। तो आकाश आनंद के अंदर एक बेहतर भविष्य जरूर दिखाई देता है अगर दलितों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बस आखिरी एक बात इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ भी कह लीजिए, भले ही चंद्रशेखर रावण बन गए हो, सारी चीजें आ गई हो, लेकिन अभी तक कोई पार्टी वो सामने नहीं आई जिसने दलितों को इकट्ठा करके मायावती की तरह प्रदर्शन किया हो। वो पार्टी अभी तक कोई नहीं आई है। सारी पार्टियां सबको लेकर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से दलित एकमुश्त, मतलब अगर मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि भेड़ चाल कहीं भी जाए, तो भी जिस तरीके से दलित मायावती के पीछे चलते थे, वो ठीक नीरों की तरह है कि उन्होंने बंसी बजाई और सारे लोग उनके पीछे चल पड़े उचित अंदाज। वैसे भी बिहार चुनावों के आजकल के जो विमर्श हैं, उनसे एक शब्द उधार लूं कि आजकल बड़ी चर्चा है कि एक नया MY बन गया है, यानी वो महिला और युवा। तो ये बुआ भतीजे की शक्ल में तो ये एक MY बसपा में नजर आता है। बिल्कुल आता है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि जिस वक्त मायावती ने चुनाव हारा है और अखिलेश यादव चुने गए, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, उस वक्त उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं, जो दिल्ली में काम करते हैं और जो बॉम्बे काम करते थे और उत्तर प्रदेश वोट देने आई थी, उन महिलाओं की बात कर रहा हूं, यंग लड़कियों की बात कर रहा हूं। वो मायावती को सिर्फ इसलिए वोट दे रही थी कि उनका कहना था कि अब हम जब सड़क पर चलते हैं तो हमारे संग छेड़छाड़ नहीं होती, हमारी माँ बुआ मौसी की चेन स्नेचिंग नहीं होती, हमारे घर की निकलने वाली बच्चियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती के समय में कानून व्यवस्था किसी चीज को बाद में देखता था। सबसे पहले सस्पेंशन, बर्खास्तगी। अरे विधायकों को जिन्होंने उम्र कैद दिलवा दी हो जाके, अपने ही विधायकों को, उसको लेकर महिलाएं कितनी तेजी से जुड़ती थी मायावती के साथ, वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो बिल्कुल MY के मामले में मायावती का प्लस पॉइंट होगा। यूथ को लेकर एक बार रिकैलकुलेशन इसलिए करना पड़ेगा कि जो अभी नया आया है, जो 18 साल का हुआ है, उसने 20 साल पहले गई हुई मायावती को भी देखा नहीं है। तो एक बार उसकी रिकॉल वैल्यू आ जाए, उसको एक बार फिर उसके सामने मेमोराइज करा दिया जाए कि देखिए एक मायावती थी, उस मायावती का पूरा समय ज्यादा चीजें सामने आ जाए और आकाश आनंद को ऐसे मौके भी मिले, तो लगता है ये MY फैक्टर महिला और यूथ के नाम पे बसपा की तरफ एक मेड़ तोड़ के जा सकता है।
बिल्कुल। एक सवाल और कि मायावती की उस रैली से मंच से ये ऐलान भी हुआ कि भाई हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, हमारा वोट गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, उनका वोट हमें नहीं मिलता है। वो कितना सही कितना गलत वो एक अलग आकलन है, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि अकेले मैदान में आएंगे। अब जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है लगभग हर जगह राजनीति जो है वो दो ध्रुवों में बट गई है। एक बीजेपी के पक्ष वाला गठबंधन, बीजेपी के पक्ष वाला वोटर, एक बीजेपी के विपक्ष वाला गठबंधन और बीजेपी के विपक्ष वाला वोटर। ऐसी सूरत में इस बटी हुई दो ध्रुवीय राजनीति में मायावती का ये एजेंडा कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, पहली बात आपको कितना मुफीद लगता है? और दूसरी बात, क्या 2027 से पहले मायावती कोई चौंकाने वाला फैसला भी दे सकती हैं, यानी कुछ किसी एक अनपेक्षित गठबंधन की शक्ल में या फिर कुछ नए नेताओं के जुड़ाव की शक्ल में? नए नेता कोई आ जाए जिनको उनकी अपेक्षित सीट या टिकट ना मिल रही हो, ऐसा हो सकता है। मायावती किसी इंडी गठबंधन में या इंडिया गठबंधन में जाके किसी पक्ष से जुड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मुझे। भारतीय जनता पार्टी के साथ घोषित गठबंधन करेंगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं लगता मुझे। मायावती का एक स्टेटमेंट जब उन्होंने ये कह दिया था कि मुसलमान बेसिकली कट्टर होता है, ये उनके लिए हमेशा के लिए एक माइनस पॉइंट साबित हुआ और मुसलमान इस वजह से उन पर भरोसा नहीं कर पाया। दूसरा, उनको हमेशा माना गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीब है। हालांकि इस छवि को तोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जब वोट देने की बात आई थी तो उन्होंने वोट नहीं दिया था और कहा था एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, अगर आपको वो समय याद हो जी। तो मायावती ने वो छवि तोड़ने के लिए इस तरीके का काम किया था। लेकिन गाहे बगाए, जैसे इस बार ही वो स्मारकों को, अंबेडकर स्मारकों को और पार्कों को के रखरखाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ कर गई है। यहां पे वो पॉलिटिकल नहीं होती। अब यहां पे एक चीज डिकोड नहीं हो पाती है कि क्या इस तरीके से सरकार की तारीफ करना उनको पीछे से कोई मजबूरी नजर आती है या वो बहुत ही साफ गोई से या बड़े साफ दिल से ये बात कहती है कि भाई हमारे स्मारक और आपने बड़े अच्छे लगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जब वो तारीफ करेगी सरकार की तो एक बार फिर जो हमेशा से जो पीछे एक लेयर में एक पराभासी सी चीज रहती है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी, वो चीज वो तोड़ नहीं पा रही है। और इसको लेकर मैं साफ तौर पे आपसे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से खुला गठबंधन नहीं होगा, विपक्ष से बिल्कुल नहीं होगा। और मायावती ने अगर कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो लड़ेंगी। हाँ, एक बार अमेठी, रायबरेली और मुलायम सिंह आजमगढ़ से या कई जगहों से लड़ते रहे, मायावती ने वहां पे अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए कभी। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और ऐसा मुलायम सिंह ने भी किया कि उन्होंने भी तमाम अच्छी जो सीटें, जो बड़े नेता हैं, वहां पे अपने प्रत्याशी नहीं खड़ी की। ये एक रवायत रही होगी या उस समय की एक स्वस्थ पॉलिटिक्स का तरीका होता हो कि भाई सोनिया गांधी को जिताना ही जिताना है या मुलायम सिंह को जिताना है या मायावती को। पुराने पॉलिटिशियंस में, पुराने या कहूं आज के पॉलिटिशियंस में भी हो सकता है ये एक पॉलिटिकल थॉट रही है कि पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर बेस्ट टैलेंट पहुंचना चाहिए। लड़ाई हम करते रहेंगे लेकिन बड़े नेताओं की, यानी कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही जगह से आडवाणी को, सोनिया गांधी को उस जमाने में लड़वा देते या लेफ्ट के तमाम बड़े नेताओं को और उनमें से कोई एक जीतता। एक पॉलिटिकल थॉट है कि बेस्ट टैलेंट पहुंचना चाहिए और मायावती और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता उस पॉलिटिकल थॉट को निभाते रहे। बिल्कुल। तो ये काम अगर मायावती उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती, सारी पे, तो मुझे एक चीज लगती है कि संभवतः अब इतने प्रत्याशी नहीं होंगे उनके पास। ऐसा होगा, प्रत्याशियों के पास चुनाव लड़ने का पैसा होगा लेकिन उनके पास इतने प्रत्याशी नहीं होंगे। जैसे कांग्रेस के संग समस्या है, इतने प्रत्याशी नहीं लगती। समाजवादी पार्टी ले आएगी, भारतीय जनता पार्टी ले आएगी, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर संगठन फैला हुआ है। लेकिन मायावती का 20 साल में संगठन काम करना बंद कर चुका है। अंदर ही अंदर एकजुट अभी भी है लेकिन परसेंटेज उसका दीमक की तरह मतलब चाटा भी गया है कस के। तो ये एक स्थिति बनने वाली बात है। बाकी
अभी थोड़ा सा समय और गुजरने दीजिए, मायावती के थोड़े पैंतरे और देखे जाए, मायावती की थोड़ी चालें और देखी जाए, नहीं किसी करवट कुछ बैठ सकती है मायावती। लेकिन ये आज भी कलम कागज पर मैं यहां पे लिख सकता हूं और आपसे दावा कर सकता हूं, वो किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। ये चलिए, वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की शायद द टर्मिनेटर थी, जिसका बड़ा आइकॉनिक डायलॉग है, आई विल बी बैक। तो शायद मायावती ने लखनऊ रैली के जरिए कह दिया है आई एम बैक। तो अब 2027 तक की यूपी की ये लड़ाई जाहिर तौर पर एक और दो कोणों में बटी हुई एक लड़ाई अब एक तीसरे कोण की तरफ भी अपना वजूद तलाशेगी, और ये किस तरह से अपना वजूद तलाशेगी इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम राजनीति पर की एक तफसीली तस्वीर पेश करने के लिए मनोज राजन त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।